हेलो एवरीवन। आज हम प्रवाहित जल से बनने वाली आकृतियों का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। देखिए, जब कोई भी नदी बहती है तो वो क्या करती है कि वो अपरदन करती रहती है, और जो अपरदन किया गया जो अवसाद है उसको क्या करती है, परिवहन करती है। परिवहन करने के बाद जब जो नदी है उसका अवसाद भार ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो वो क्या करती है, उसका निक्षेप करना शुरू कर देती है। अब नदी जो है, नदी का जो अपरदन है वो तीन कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? कि नदी का वेग क्या है, नदी का ढाल क्या है, और जो अवसाद का भार है वो कितना है। ठीक है, देखिए, जब नदी का वेग बहुत ज्यादा होता है तो उसकी जो परिवहन क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर अवसाद बहुत ज्यादा है, नदी के अंदर जो अवसाद है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो क्या करती है, उसकी जो परिवहन करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। अब देखिए, नदी जो है वो अपनी जो अपरदन की क्रिया है वो तीन रूपों में करती है। कैसे कैसे करती है? सबसे पहले घोलन क्रिया। कि घोलन क्रिया, जब नदी जो है अपने जो घाटी है उसमें आने वाली जो मिट्टी वगैरह है उसको अपने जल के साथ घोलते हुए आगे उसको ले जाती है, उसका अपरदन करके साथ में ले जाती है। उसके बाद जो आपकी आती है दूसरी क्रिया जो है वो कौन सी है? अपकर्षण। अपकर्षण क्या होता है कि जब नदी जो है अपनी तली को, क्योंकि नदी जो है, नदी में क्या होते हैं, आपके कंकर पत्थर वगैरह होते हैं जो एक औजार के रूप में कार्य करते हैं, और वो लगातार नदी की जो घाटी है, जो तली है, उसको क्या करते हैं, घर्षण करते रहते हैं और उसको काटते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शनि घर्षण। शनि घर्षण क्या है कि शनि घर्षण, देखो, नदी में आपके पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह चलते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। वो नीचे जो नदी है, नदी की तली में तो अपरदन करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और उनका एक दूसरे कणों का जो अपरदन है वो करते रहते हैं। ठीक है, अब जो नदी है, ठीक है, नदी में आपके ग्रेवल, रेत, चीका, ये सब आपके अवसाद भार है, वो इसमें जो नदी है वो अपरदन करके इसमें लाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो नदी अवसाद भार लेके आई है तो उनको जो मोटे से पतले के क्रम में लगाइए, तो मोटे से पतले के क्रम में आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज अभी हम देखते हैं कि जो ये मोटे से जो पतले क्रम है जो नदी अवसाद भार का है वो क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपका आता है ग्रेवल। ग्रेवल में भी आपके कुछ कण आते हैं जिनका जो गोलाई है वो देखते हैं हम। सबसे पहले आपका आता है बोल्डर। बोल्डर जो आता है, बोल्डर की जो गोलाई है वो कितनी है? 256 mm। इसके बाद आता है कोबुल। कोबुल जो है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 64 mm से 256 mm। ठीक है, अब आता है आपका पेबुल। पेबुल की जो मोटाई है वो कितनी है आपकी? 4 से 64 mm के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेनुल। ग्रेनुल की जो आपकी मोटाई है वो कितनी पाई जाती है? 2 से 4 mm। यहां तक, ग्रेनुल तक, जिसमें जो आपका ग्रेवल है, ग्रेवल में क्या क्या शामिल हुआ आपका? बोल्डर, कोबुल, पेबुल और ग्रेनुल। अगर ग्रेवल आ जाए तो इनके जगह पे आपको ग्रेवल शब्द का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो जो नदी है उसमें ग्रेवल से कम जो मोटे कण है उनमें क्या आता है आपका? बालू आता है। ठीक है, बालू के बाद आता है सिस्ट, सिस्ट के बाद चीका, चीका के बाद आपका आता है चूना, और चूना के बाद पंख। पंख जो है वो सबसे कम मोटाई इनकी होती है, इसलिए जो नदी है वो लास्ट में इनका निक्षेप करती है। देखो, जब नदी बहती है तो मोटे कण पीछे ही रह जाते हैं, और जो सबसे हल्के कण होते हैं वो लास्ट में जाके निक्षेप होते हैं। ठीक है, जो नदी है उसका सबसे मोटा कण कौन सा है? उसमें जो पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह है, उसमें जो मोटाई का जो क्रम है वो लगाने के लिए आपको बोला जाए तो सबसे पहले आपका आएगा बोल्डर, कोबुल, पेबुल, ग्रेनुल। इनको बोला आपका ग्रेवल। ठीक है, इसके बाद आता है बालू, सिस्ट, चीका, चूना और पंख। ठीक है, आपको ये लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में सीरीज में आता है। ठीक है, अब जो नदी है, नदी अपना कार्य तीन रूपों में करती है। किस किस रूप में? सबसे पहले वो अपरदन करती है, फिर वो क्या करती है? परिवहन करती है, उसके बाद क्या करती है? जो सामान, जो अवसाद भार लाई है उसका निक्षेप कर देती है। जो नदी का जो अपरदन है उसके संबंध में एक सिद्धांत दिया है, जो कि किसने दिया है? गिलबर्ट महोदय ने। जो गिलबर्ट महोदय है, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है जो कि नदी अपरदन के संबंध में है। तो कौन सा सिद्धांत है? वो है छठी शक्ति सिद्धांत। छठी अपरदन शक्ति
शक्ति सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? आपका गिलबर्ट महोदय ने। ये जो गिलबर्ट महोदय थे, इनका कहना था कि जब नदी का जो वेग है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो जो परिवहन क्षमता है वो 64 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये आपका नदी परिवहन शक्ति, जो परिवहन शक्ति है उसको अगर नदी का वेग अगर डबल कर दिया जाए तो जो परिवहन शक्ति है वो कितने गुना हो जाएगी? 64 गुना। तो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था जिसमें क्या था? नदी का जो वेग है, नदी का वेग की पावर 6, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, ये थे आपके गिलबर्ट महोदय। अब देखिए जो नदी है, नदी के अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब जो नदी है, नदी चली तो वो सबसे पहले अपनी घाटी को गहरा करना शुरू करेगी। तो सबसे पहले जब वो अपनी घाटी को गहरा करना शुरू करती है तो वहां पे आपकी एक आकृति का निर्माण होता है। तो वो आकृति कौन सी होती है? आपकी वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें यहां से क्वेश्चन आएगा कि ये जो आकृति है वो किसके द्वारा निर्मित है, तो उनका मिलान कीजिए। तो इसमें आपका पवन द्वारा निर्मित, हिमोर द्वारा, काष्ठ अपरदन के द्वारा निर्मित जो आकृति है वो दे दी जाएंगी और आपको उनका मिलान करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? नदी अपरदन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो वी आकार की घाटी है, जब नदी लगातार चलती रहती है, जो नदी के जो कण है वो तली से लगातार कटाव करते रहते हैं, तो एक वी के, अंग्रेजी का जो अक्षर वी है, वी के आकार की एक घाटी का निर्माण होता है जिसकी जो ढाल है वो यहाँ पे अवतल ढाल होता है और एकदम से तीव्र ढाल होता है। ठीक है, ये आपकी है वी आकार की घाटी। अब देखिए वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप क्या है? आपका यहाँ पे आ जाएगा गॉर्ज। सेकंड जो आकृति यहाँ पे जो नदी की बनती है वो क्या है? गॉर्ज। गॉर्ज क्या होते हैं कि जो वी आकार की घाटी है इसका जब और ज्यादा विस्तार हो जाए, ठीक है, विस्तार मतलब ये यहां से और ज्यादा गहरी होती चली जाए तो आपके गोर्ज का निर्माण होता है। ठीक है, गोर्ज जो है वो आपका, अगर प्रसिद्ध गोर्ज देखें तो रीवा नदी पर चचाई जो गोर्ज है, टोंस नदी पर आपका पूर्वा गोर्ज है और बहाना जो नदी है उस पे आपका कोट जो गोर्ज है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया गोर्ज, ये आपका गोर्ज, ये वी आकार की जो घाटी है। ठीक है, इसके बाद आता है कैनियन। कैनियन, अब देखिए वी आकार की घाटी था, उसका ज्यादा विस्तार हुआ तो आपके गोर्ज का निर्माण हुआ। जब गोर्ज का भी और ज्यादा विस्तार हो जाए, मतलब नदी जो है अपनी घाटी को बहुत गहरा और संकरा कर दे, ठीक है, तो आपके कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, जो ग्रैंड कैनियन है ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद जो नदी है, नदी जो है और कौन सी आकृति को निर्माण करती है? दूसरी आपकी आती है जलप्रपात। देखिए जो बहुत ऊंचाई से जल जब नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, ये देखिए जो आपका यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये है आपका जलप्रपात। कि जब देखिए बहुत ऊंचाई से जब जल नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए तो इसको बोलते हैं जलप्रपात। जो जलप्रपात है वो भी आपके 3 प्रकार के जलप्रपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोपानी जलप्रपात, ठीक है, स्टेप जो जलप्रपात है उसको वो बोलते हैं। जो दूसरा आपका आता है वो पठारी प्रपात होता है। तीसरा जो आता है आपका भ्रंश प्रपात। देखिए जो आपका सोपानी जो प्रपात है वो क्या है कि जब जो चट्टाने हैं कोमल कठोर के रूप में आपकी बिछी हुई है, जैसे देखिए ये आपकी कोमल चट्टान है, ये आपकी कठोर चट्टान है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमल चट्टान आ गई है। तो देखिए यहाँ पे जब जल बहता रहेगा तो ये कोमल चट्टानों का ज्यादा अपरदन करेगा, जो कठोर चट्टान है उनका अपरदन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो आपकी एक सीढ़ी की तरह से आकृति का निर्माण होता है इस तरह से। ठीक है, जो जल है वो आपका ऐसे स्टेप टू स्टेप बहना शुरू हो जाएगा तो इसको बोलते हैं
सोपानी जलप्रपात। इसके बाद आता है आपका पठारी प्रपात, कि जब पठार का एक भाग निकला हुआ हो, कि नदी बह रही है, वो पठार के ऊपर से बह रही है, जो पठार है उसका एक भाग निकला हुआ है और वहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा है, उसको बोलते हैं पठारी जलप्रपात। ठीक है, ऑरेंज नदी पे जो प्रपात है वो इसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका आता है भ्रंश प्रपात। जब देखो जो चट्टाने हैं वो आपकी भ्रंश के रूप में हो, कि ये चट्टान नीचे की तरफ है, ये चट्टान आपके ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से जो है जल ऊपर से नीचे की तरफ पड़ेगा, तो इस तरह से आपके भ्रंश प्रपात का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि जो भारत है, भारत का जो सबसे ऊंचा प्रपात है वो कौन सा है? गौरसप्पा, जो शरावती नदी पर आपका बना हुआ है। और अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? एंजल प्रपात, जो वेनेजुएला में है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी आकृति बनती है नदी अपर्दन से, वो कौन सी है? इसके बाद जो नदी अपर्दन से हमारी आकृति बनती है वो संरचनात्मक सोपान है। तो इसमें क्या है कि नदी जो हमारी चट्टाने हैं, जब एक के बाद क्षैतिज रूप में, कैसे कोमल कठोर के रूप में बिछी हुई हो, जैसे ये आपकी कोमल, ये कठोर, ये कोमल, कि इस तरह जो आपकी चट्टाने बिछी हुई है, जिसमें जो कोमल चट्टान है उसका ज्यादा अपर्दन होता है और जो कठोर चट्टान है उसका कम अपर्दन होता है। तो इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाए, मतलब स्टेप टू स्टेप। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था? प्रपात, वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? आपकी नदी घाटी का जो कटाव इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब नदी घाटी का कटाव होता है तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक सोपान। अब देखिए नदी बह रही है, अब क्या करती है कि बहने के साथ साथ वो अपनी घाटी को तो चौड़ा करने के साथ साथ क्या करती है कि अपना जो पार्श्व है उसको भी चौड़ा करना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या हुआ कि नदी जो है एक विसर्प के आकार में, जैसे सर्प चलता है, एक लहर के रूप में चलने लग जाती है, जिसको बोलते हैं नदी विसर्प। देखिए ये आकृति आपकी होगी नदी विसर्प की, कि नदी जो है घाटी का कटाव करने के साथ साथ अब क्या करने लगी है? जो घाटी है उसको चौड़ा भी करने लगी है। चौड़ा करने लगी है तो नदी का जो आकार है वो एक लहर के रूप में हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नदी विसर्प। इसके बाद जो नदी विसर्प है, अब देखिए इसने अपनी घाटी को चौड़ा करना शुरू कर दिया है, अब यहाँ पे चौड़ा करना शुरू कर देगी, तो जो नदी घाटी है वो एक इस तरह से एक आकृति का निर्माण करेगी, और यहां से इसका जो नदी के साथ जो है लिंक है वो टूट जाएगा और नदी एक सीधे रूप में बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे, और ये आपकी झील सी जो है इसका निर्माण होता है, इसको बोलते हैं आपका गोखुर झील या ऑक्सबाद झील, ऑक्सबाद लेक। ठीक है, तो ये आकृति आपकी है गोखुर, ये गोखुर झील। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आपका आता है अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट पहाड़ियां जो है वो देखिए कि जो अवशिष्ट पहाड़ियां आपकी आई, जो नदी बहती रहेगी तो जो अवरोधक शेल है या अवरोधक चट्टान है वो क्या है कि नदी के जल में एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में खड़ी दिखाई देती है, जिसको आपका जो डेविस महोदय है उन्होंने क्या कहा? मोनार्डनाक कहा। ठीक है, तो ये जो अवशिष्ट पहाड़ी है इनको जो डेविस महोदय उन्होंने क्या कहा? मोनार्डनाक। जो जब मैंने डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत करवाया तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पेनिप्लेन। पेनिप्लेन जो आपके डेविस महोदय है उन्होंने ही ये दिया था। अब देखिए नदी जो है लगातार बहती हुई, ठीक है, जो निक्षेप है वो करने लगेगी। अब यहाँ पे जो अपर्दन और निक्षेप दोनों एक रूप में कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, तो नदी क्या करती है? अपर्दन के साथ साथ जो है निक्षेप करना भी स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से जो समप्राय मैदान का निर्माण हुआ तो उसको जो डेविस महोदय है उन्होंने क्या नाम दिया? पेनिप्लेन, डेविस महोदय। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डेविस महोदय ने पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया था जो कि संप्राय मैदान था। इसके साथ साथ जो क्रिक में है, ठीक है, जो क्रिक में है इन्होंने ही पेनिप्लेन शब्द के स्थान पर पेनप्लेन शब्द का प्रयोग किया। पेनप्लेन, पेनप्लेन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया किसके स्थान पर? पेनिप्लेन के स्थान पर। और इसी के साथ जो आपकी एलसी किंग है, कौन? एलसी किंग। जो एलसी किंग है
क्या किस शब्द का प्रयोग किया था? पेडिप्लेन का। पेडिप्लेन। कोई भी एग्जाम आप नेट का उठा के देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। और क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और आपका मिलान के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछते हैं? देखो, पेडिप्लेन शब्द किसने दिया? डेविस महोदय ने। पेडिप्लेन किसने दिया? किंग ने। और जो पेनप्लेन शब्द है वो किसने प्रयोग किया? क्रिकमे ने। या फिर आपका आ सकता है कि यहाँ पे आपके जो भूगोलवेत्ता है वो दे दिए जाएंगे और इधर इन्होंने जो शब्द दिए हैं वो दे दिए जाएंगे और आपको उनका मिलान करना होगा। तो ये आप अच्छे से अब कर पाओगे। आपके सामने यहाँ पे मैंने करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।